अच्छा जी, ये एक देख लें दोबारा, नोन वर्सेस अननोन। बेसिकली एनवायरनमेंट नोन वर्सेस अननोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐसे आ रहा है कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसके बारे में पहले से नॉलेज हो। देखिए, दो तरह की नॉलेज हो सकती है। एक तो एनवायरनमेंट पे कंप्लीट एक्सेस हो, एक एनवायरनमेंट के बारे में पता हो। जैसे अब मुझे पता है कि चेस बोर्ड पे इतने बॉक्सेस होते हैं, ड्राफ्ट के अंदर इतने बॉक्सेस होते हैं, लूडो के अंदर इतने बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, ये मुझे पहले से पता है एनवायरनमेंट के बारे में। एक एनवायरनमेंट वो होता है जो मुझे नहीं पता होता। मैं एक ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहा हूँ, लाइक गेम के अंदर, रेसिंग गेम के अंदर, मुझे नहीं पता कि आगे क्या आएगा। तो वो एनवायरनमेंट जब मैं एक दफा चला जाता हूँ उस एनवायरनमेंट के अंदर, तो फिर मैं यूज्ड टू हो जाता हूँ। इफ द एनवायरनमेंट इज अननोन, द एजेंट विल हैव टू लर्न हाउ इट वर्क्स इन ऑर्डर टू मेक गुड डिसीजन। न्यू वीडियो गेम की एग्जाम्पल है कि भाई आप किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप लर्न करते हैं और उसके बाद कि किस तरीके से वहां पर मुझे बेहतर डिसीजन लेने हैं। जस्ट इतनी सी एग्जाम्पल है नोन वर्सेस अननोन की। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए, इनको देख लीजिएगा और फिर इनको खुद ही जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में, क्या रीजन है उसका। पहले समझ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही। अगर कोई इसमें से गेम आपकी समझ में नहीं आता तो इट्स ओके, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप गूगल कर लें, उसको समझ लें, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको पेपर में या क्विज में कोई ऐसी ही चीज दी जाती है जो आपको पता हो, और अगर आपको नहीं पता होता तो पहले आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये चीज ये है। सही है? तो अगर ये इमेज एनालिसिस, पार्ट पिकिंग रिपोर्ट, जो भी चीजें आपकी समझ में आती हैं, पोकर गेम है, बैगमन है, ठीक है, ये वो जो चीजें आपको पता है, आप उनके हिसाब से इन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। बुक के अंदर भी मौजूद है, ये पूरा स्क्रीनशॉट बुक का ही लिया हुआ है, चैप्टर 2। ठीक है ना, चैप्टर 2 का ये है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है एक लास्ट बात चैप्टर 2 की, वो कहलाती है स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स, कि एजेंट का स्ट्रक्चर कितनी तरह का होता है। तो देखें, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, लेकिन इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। एजेंट क्या है? बेसिकली एक आर्किटेक्चर है और एक प्रोग्राम उसके अंदर बना हुआ है। एजेंट क्या है? एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है और उस एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली एक आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ हुआ है और उसके अंदर एक प्रोग्राम हुआ हुआ है। अब आर्किटेक्चर क्या है? सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, लाइक सेंसर हो सकते हैं, एक्चुएटर हो सकते हैं, हम इस पे बात कर चुके हैं। और एजेंट का प्रोग्राम क्या है? सम फंक्शन दैट इंप्लीमेंट द एजेंट मैपिंग। अब एजेंट प्रोग्राम बेसिकली दिस इज द जॉब ऑफ एआई। हम अभी ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से होता है, लेकिन हम उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर एजेंट प्रोग्राम के इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या होगा एजेंट प्रोग्राम का? ओनली द करंट परसीव। जो भी एजेंट रन टाइम पे परसीव कर रहा है, परसीव इनपुट ले रहा है, परसीव जो भी चीज कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? उसका एजेंट इनपुट। और एजेंट फंक्शन का देखिए दो चीज है। एजेंट प्रोग्राम क्या है? एजेंट प्रोग्राम वो जो रन टाइम पे करंट इनपुट लेके एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो एजेंट प्रोग्राम है। और वो एजेंट प्रोग्राम किसी चीज के अंदर इंजेक्ट हुआ है, वो कहलाता है एजेंट फंक्शन। पिछली क्लास में हम ये बता चुके हैं। तो इनपुट फॉर एजेंट फंक्शन क्या है? द इंटायर परसिव सीक्वेंस। एजेंट फंक्शन का इनपुट क्या है? इंटायर परसिव सीक्वेंस। द एजेंट मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ देम फॉर मेकिंग गुड डिसीजन। अगर वो सिर्फ रन टाइम पे रन करंट इनपुट को इनपुट लेगा, कंसीडर करेगा, तो वो अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। हमारी ये बात पिछली क्लास में हो चुकी है। अब ये एक छोटा सा ना स्केलेटन है एजेंट प्रोग्राम का। ये किसी स्पेसिफिक चीज को डिस्कस नहीं कर रहा मैं, जैसे इनपुट बता रहा हूं कि भाई टेबल ड्राइवन एजेंट क्या होते हैं? कि जो टेबल में लुकअप टेबल से एंट्रीज लेते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। लुकअप टेबल होता है, उसमें से कंडीशन को मैच करते हैं और एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। ये देखें, टेबल ड्राइवन एजेंट, इनपुट क्या दे रहे हैं हम? परसीव्ड। रिटर्न क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं। अब स्टैटिक चीजें क्या क्या है इसके अंदर? परसीव्ड से अ सीक्वेंस इनिशियली एम्प्टी होगा। ठीक है, टेबल है या टेबल इंडेक्स बाय द परसीव्ड सीक्वेंस, एक टेबल बना है और एक परसीव्ड है। ये दोनों चीजें होंगी। क्या करेगा? लुकअप टेबल के अंदर जाएगा, परसिप्ट कॉमा टेबल पे इंडेक्स पे जाके वैल्यू उठा लेगा, मैच करेगा, मतलब रॉज और कॉलम में जाके मैच करेगा। रॉज और कॉलम पे जाके मैच करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एक्शन होगा वो उठा के लाके परफॉर्म कर देगा। सिंपल सा होता है टेबल ड्राइवन एजेंट। हम ये बात पिछली क्लास में कर भी चुके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? स्पेस। प्रॉब्लम क्या होती है हमारी? स्पेस। प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई पी क्या है? जो जो पॉसिबल परसिप्ट उसको इनपुट मिल सकते हैं, जो जो पॉसिबल परसिप्ट उसको इनपुट मिल सकते हैं, वो क्या है? उसका पी है।
और टी क्या है, अब तक जो जो वो लाइफ टाइम उसकी हो चुकी है, क्या क्या वो परसीव कर रहा है, वो उसका टी है, द टोटल नंबर ऑफ परसीव्ड इज रिसीव्ड टिल येट। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करें तो हमें पता है कि भाई जितने ज्यादा उसने परसिप्ट सीक्वेंस होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन होंगे, तो परसिप्ट सीक्वेंस आ जाएंगे रॉज में और कॉलम में क्या आ जाएंगे उसके परसिप्ट। तो एक टेबल बहुत बड़ा बन जाएगा। अब अगर हम ये बात करें कंसीडर प्लेइंग चेस, कह रहे हैं कि 10 तरह के परसिप्ट फर्स्ट करें सपोज कर लें और उसका लाइफ टाइम 150, तो जो टेबल का साइज होगा वो 10 बाय 150 का होगा, बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा। ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द जॉब ऑफ एआई कि भाई कोई ऐसा काम करो कि इतना बड़ा टेबल लिखने की जरूरत पेश ही ना आए। ये देखें, लेकिन एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है लुकअप टेबल के अंदर, अगर हम बना लें, फर्ज करें हम इतना बड़ा टेबल बना सकें, तो काम अपना सही कर रहा होता है वो। उसका रीजन क्या है, हर कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन के आपके पास एक एक्शन मौजूद होता है, हर कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक्शन मौजूद होता है, आप वो परफॉर्म कर लेते हैं। दिस इज द की चैलेंज ऑफ एआई। आपने उस टेबल को रिप्लेस करना है, वो जो इतना बड़ा टेबल डिजाइन हो रहा है उसको आपने रिप्लेस करना है। हमारा टारगेट क्या है, फाइंड आउट हाउ टू राइट प्रोग्राम्स दैट टू द एक्सटेंट पॉसिबल प्रोसीजर प्रोड्यूस रैशनल बिहेवियर। वही वाला काम करें जो टेबल कर रहा है रैशनल बिहेवियर के साथ, और कोई ऐसा प्रोग्राम लिख दें। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये देखें, फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड रादर देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेबल एंट्री। ये देखें, अ 5 लाइन प्रोग्राम ऑफ न्यूटन मेथड, न्यूटन मेथड का एक छोटा सा प्रोग्राम रादर देन ह्यूज टेबल ऑफ स्क्वायर रूट साइन कोसाइन। पिछली क्लास में आपको एग्जांपल दी थी कि साइन 30 निकालो, साइन 30.1 निकालो, साइन 30.2 निकालो, आपका जो कैलकुलेटर निकाल के दे देता है। इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेटर के अंदर कोई टेबल डिजाइन नहीं हुआ, कोई छोटा सा प्रोग्राम है। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको एनसी में नहीं तो लीनियर कौन सा कोर्स है आपका, डिफरेंशियल का शायद, या जिसमें आपने मैक्लोरिन सीरीज पढ़ी है, क्योंकि एनसी की कोर्स आउटलाइन में तो ये है भी नहीं। 5 लाइन के प्रोग्राम मैक्लोरिन सीरीज का, जिसमें आप पिछली टर्म्स को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। ऑल दो कि आपने इस तरह के जो मेथड्स हैं वो पढ़े हैं एनसी के अंदर, जिसमें आप एरर निकाल ले होते हैं। जब आपका एरर एक थ्रेशोल्ड से कम हो जाता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, प्रोग्राम को बाहर ले आते हैं। ठीक है ना, डीएम में मतलब जितने भी इस तरह के कोर्सेज है जिसमें आप करंट आंसर और प्रीवियस आंसर का क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, और उस डिफरेंस को आप थ्रेशोल्ड से कंपेयर कर रहे होते हैं। जब आपका एरर बहुत कम हो जाता है तो आप बाहर आ जाते हैं। यही सारी सीरीज कर रही होती है। तो 4 तरह के एजेंट प्रोग्राम है, बहुत आसान है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब मैं चारों पढ़ा दूंगा तो मैं आपको एक रेफरेंस के लिए ना इनका एक एग्जाम्पल समझा दूंगा। तो सबसे पहला एजेंट प्रोग्राम कहलाता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, एक कहलाता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, एक कहलाता है गोल बेस्ड एजेंट, और एक कहलाता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ये डेफिनेटली जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में इनकी प्रेफरेंस है। सबसे ज्यादा बेहतर क्या है, यूटिलिटी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सबसे ज्यादा आसान कौन सा है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे आसान है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंपल कौन सा है, सबसे ज्यादा सिंपल है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। बनाने में आसान है, लेकिन जो उसकी एफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे बेहतर कौन सा है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ठीक है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम की मदद से। डायग्राम मेरे पास डिजाइन हुई हुई है, नेक्स्ट क्लास से तो इंशाल्लाह हम लोग, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास उस पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो शुरू की क्लासेस हैं उसमें मुझे व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है। ये देखिएगा, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को अगर आप समझें तो इट यूजेस जस्ट कंडीशन एक्शन रूल। ये कंडीशन एक्शन रूल को यूज करता है, नाम से पता चल रहा है सिंपल है। क्या करता है भाई, इफ देन, मतलब ये एजेंट है, परसीव करेगा, इसको एक कंडीशन मिल जाएगी, इसको कंडीशन मिल जाएगी, ये क्या करेगा, ये करेगा टेबल में जाएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर देगा। मतलब कंडीशन एक्शन को मैच करता है। इसको इनपुट मिल रहा है इफ, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देन परफॉर्म कर रहा है। बस, अगर ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, ऐसा हो तो ऐसा कर लेना। इसका मतलब है जितनी तरह की पॉसिबिलिटीज आपके सिस्टम में मौजूद हैं, जितनी तरह की पॉसिबिलिटीज आपकी एप्लीकेशन में मौजूद हैं, आपको तमाम को क्या करना पड़ेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेबल बनाना पड़ेगा और एक्शन बताने पड़ेंगे। और एक प्रॉपर्टी इसमें और भी है कि सिर्फ ये उस एनवायरनमेंट में काम करता है जो फुल्ली ऑब्जर्वेबल होते हैं, क्योंकि जो पार्शियली ऑब्जर्वेबल होते हैं उसमें तो आपके पास कुछ भी सिनेरियो आ सकता है। फुली में तो चले आपको फिर भी
जो आपके पास एनवायरनमेंट मौजूद होता है उसमें हर एक्सेस मिल रहा होता है हर जगह पे, लेकिन पार्शियली के अंदर आपको हर जगह पे एक्सेस नहीं मिल रहा होता। तो फ्रॉम नोवेयर कोई ऐसी सूरत हाल आ सकती है कि जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक्शन ही मौजूद ना हो। फर्स्ट मैं टिक टैक टो बना रहा हूँ। एक टिक टैक टो तो वो है जो मैं लॉजिक से डिजाइन कर सकता हूँ। एक टिक टैक टो क्या है, अभी ये 9 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन थे, 9 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन बता दूं कि भाई अगर यूजर ये परफॉर्म करे तो तुमने ये करना है, ये परफॉर्म करे तो ये करना है, ये परफॉर्म करे तो ये करना है, ये परफॉर्म करे तो ये करना है। कोई कैलकुलेशन नहीं करूं, कोई रन टाइम पे चेक नहीं करूं, बस क्या करूं कि यूजर ने अगर ये परफॉर्म किया है तो तुमने ये करना है हमेशा। तो क्या होगा, ये होगा कि जब भी यूजर वो एक्शन परफॉर्म करेगा, आप जाएंगे टेबल के अंदर, टेबल के अंदर 9 फैक्टोरियल एंट्रीज होंगी, 9 फैक्टोरियल, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा, एक्शन पड़ा हुआ होगा। अब अगर 9 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो एक बहुत बड़ा नंबर है, और जब इतना बड़ा टेबल होगा तो सर्चिंग भी होती है, सर्चिंग के लिए फिर टाइम भी लगता है, ठीक है ना। जब आपके पास कोई कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन को आपने टेबल में सर्च भी करना है कि ये कंडीशन कहाँ पड़ी हुई है, तो सर्चिंग का प्रॉब्लम भी हो गई। समझ में आ रही है बात। जितना बड़ा टेबल होगा उतनी देर में आप उस जगह पे सर्च कर सकते हैं कि आपकी एंट्री कहाँ पड़ी हुई है। एक्शन परफॉर्म करने में आपको बहुत कम टाइम लगता है, उस एक्शन को ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगता है। इसीलिए टेबल भी छोटे होने चाहिए। इसीलिए अगर आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे एल्गोरिथम्स के अंदर अगर टेबल यूज हो रहा होता है, खासतौर पे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ एल्गोरिथम है पार्सिंग के, वहां पर टेबल यूज हो रहा होता है, तो टेबल के साइज को रिड्यूस करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। बड़ी मेहनत का मतलब ये कि अगर एक एल्गोरिथम डिजाइन हो भी गया है तो वहां पर वेज देखे जाते हैं कि टेबल का साइज रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि टेबल के अंदर चीजों को सर्च करने में भी आपको टाइम लगेगा। ये देखिएगा, इसका सिंपल सा एल्गोरिथम है। क्या है भाई, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, इनपुट क्या ले रहा है, परसिप्ट, एक्शन रिटर्न कर रहा है। स्टैटिक क्या है, रूल्स, रूल्स जो आपने पहले से डिफाइन कर दिए स्टैटिक है, मतलब फिक्स हुए हैं। अब ये स्टेट बनाता है, इंटरप्ट, इंटरप्रेट, इनपुट, परसिप्ट, इसका मतलब है स्टेट डिजाइन हो जाएगी कि भाई आपके इस स्टेट में खड़े में ये क्या करेगा, रूल्स के अंदर जाएगा, रूल मैच करेगा स्टेट कॉमा रूल कि इस स्टेट पे कौन सा रूल है, और क्या करेगा, एक्शन रिटर्न कर देगा। बस सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा एल्गोरिथम है इसका। सिंपल, इफ एल्स, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो, बस सिंपल। आपने हर चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन लिखा हुआ है। चूंकि ये सिंपल है तो ये, हम फर्स्ट करें हम इसको वैक्यूम क्लीनर पे चला रहे हैं, तो वैक्यूम क्लीनर में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये तो कहेगा भाई अगर ये जगह साफ है तो लेफ्ट पे चले जाओ, ये जगह राइट है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बुरा होता है, अगर आप इसको वैक्यूम क्लीनर के लिए चूज करेंगे तो आप गलत काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से काम नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप इसको वैक्यूम क्लीनर के लिए चूज कर रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर के लिए आपको मेमोरी की जरूरत है, आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हर जगह यूज नहीं हो सकता। आप गेम्स के अंदर यूज कर सकते हैं, छोटे मोटे गेम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ये देखें इसकी डायग्राम, इस ब्लॉक डायग्राम से ना ये बहुत अच्छा समझ में आता है। दिस इज एजेंट, दिस इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से परसीव किया, एजेंट ने एनवायरमेंट से परसीव किया, सिर्फ एक सवाल का जवाब, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, मतलब जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो जगह कैसी दिखती है, मतलब परसीव कर लो बस, कुछ भी नहीं सोचो, ना आगे की ना पीछे की, कुछ भी नहीं सोचा, दिमाग में है ही नहीं कि मैं कर क्यों रहा हूँ। वैक्यूम क्लीनर के दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे रूम साफ करना है। एजेंट टैक्सी ड्राइवर के दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। टैक्सी ड्राइवर के दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। इसी तरीके से वैक्यूम क्लीनर के दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई मुझे इस रूम को साफ करना है, हमेशा नहीं करते रहना, जब साफ हो जाए तो रुक जाना है। लेकिन ये कुछ भी नहीं सोच रहा, क्योंकि इसका काम ऐसा ही है, ये कह रहा है व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, कि भाई इस वक्त क्या हो रहा है, बस मुझे परसीव कर दो। जैसे ही हुआ ये इसने क्या बोला, व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ, कंडीशन एक्शन रूल से उसने उसको ढूंढा और एक्चुएटर से परफॉर्म कर दिया। इज इट क्लियर। सिंपल है लेकिन बड़ी लिमिटेड इंटेलिजेंस है, इनफाइनाइट लूपिंग में फंस सकता है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दी थी बैक एंड फोर्थ लूप की, ठीक है, क्लीनर की, कि अगर ए क्लीन है तो बी पे चले जाएगा, बी क्लीन है तो ए पे चले जाएगा। आप उसमें चेंजेस कर दें प्रोग्राम में,
लेकिन फिर वो सिंपल नहीं होगा क्योंकि वो कुछ सोच रहा है, वो मेमोरी याद रख रहा है। अब अगर आप चेस खेल रहे हैं इससे तो फिर ये आइडियल नहीं है। ये देखें, ये लिखा हुआ है 35 to the power 100 entries required for the entire game। लुकअप टेबल इतना बड़ा चाहिए होगा हमें, अगर आपके पास मौजूद है आप बना लें। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी आती है मॉडल बेस एजेंट। मॉडल बेस एजेंट क्या होता है? फॉर द वर्ल्ड दैट इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल। ये बेहतर है उससे। कैसे बेहतर है? एजेंट इसमें ना ट्रैक रखता है अपनी इंटरनल स्टेट का, डिपेंड करता है परसिव्ड हिस्ट्री पे, रिफ्लेक्टिंग सब ऑफ द अनऑब्जर्व एक्सपेक्ट। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ड्राइविंग अ कार एंड चेंजिंग लेन। इसको ना दो तरह की नॉलेज चाहिए होती है मॉडल बेस को। ये भी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन एज फार एज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट इज कंसीडर, ये उसके मुकाबले में थोड़ा बेहतर है। हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द एजेंट, हाउ द एजेंट एक्शन अफेक्ट द वर्ल्ड। ये कह रहा है कि ये दो चीजें सोचता है। अगर मैं पिछली डायग्राम को समझाऊं, ये देखिए ये वाली डायग्राम, उसमें क्या था? वो सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि मैं किस स्टेट में खड़ा हूं ये भी मुझे बता दो, उस स्टेट में वर्ल्ड कैसे इवॉल्व है ये भी बता दो, और मेरे एक्शन क्या करते हैं ये भी मुझे बता दो। मतलब ये इन तीन सवालों के जवाब ढूंढने के बाद एक्शन परफॉर्म करता है कि भाई किस तरह से वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है, मेरा एक्शन क्या करता है, मुझे इस सवाल का जवाब भी चाहिए। इसका मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। फर्ज करें आप कार चला रहे हैं, फर्ज करें आप कार चला रहे हैं और ये एक बैरियर आ गया है। ठीक है, ये कार आपकी चल रही है, कार आपकी चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहाँ पर आके आप रुक गए। ये आपकी कार थी और ये आप रुक गए। अगर ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या करता? वो कहता अगर अगर इफ सामने कोई चीज नहीं है गाड़ी चलती रहे, इफ बैरियर स्टॉप, इफ बैरियर स्टॉप, बैरियर का मतलब है कोई भी रुकावट, इफ बैरियर और कार और एनी अदर थिंग स्टॉप। अब ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट यहाँ रुका रहेगा, जब तक ये सामने से चीज नहीं हटेगी ये रुका रहेगा। ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। लेकिन फर्ज करें यही काम कर रहा हो किस पे? मॉडल बेस पे। यही चीज काम कर रही हो किस पे? मॉडल बेस पे। ये गाड़ी चल रही है, यहाँ आया, यहाँ पर इसको सामने एक बैरियर नजर आ गया, इसने गाड़ी रोकी, और रोक के इसने बोला भाई मैंने गाड़ी क्यों रोकी है, ये स्टेट क्या है, मैं किस तरह से इवॉल्व हूँ, मेरा एक्शन क्या कर रहा है, मुझे तो रोक के रख रहा है। तो ये कोई ना कोई डिसीजन लेके गाड़ी को यहाँ से मूव करवा देगा, या तो लेन को चेंज कर देगा अपनी। ये डिपेंड करता है प्रोग्राम पे ना, या तो इधर चले जाएगा या इधर चले जाएगा, या पीछे आगे कहीं और से चले जाएगा, लेकिन ये रुका नहीं रहेगा। क्यों नहीं रुका रहेगा? क्योंकि ये वर्ल्ड को भी देख रहा है किस तरह से वर्ल्ड मुझ में इवॉल्व हुआ है। ये वर्ल्ड को भी देख रहा है मुझसे, मुझ में वर्ल्ड किस तरह से इवॉल्व हुआ है। ये सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहा होता कि बस रुके रहो इफ नहीं, ये सोच रहा होता है कि मेरा मेरा जो एक्शन है वो किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है, क्या मेरी स्टेट है और किस तरह से वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है। तो ये उसके मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये रन टाइम पे कोई फैसला भी कर रहा है। अब अगर मैं आपको तीसरा समझाऊं तो आपको तीनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। गोल बेस, उसी डायग्राम पे समझाऊंगा दोबारा। गोल बेस एजेंट, नाम से समझ में आ रहा होगा। इसके दिमाग में एक गोल होता है। गोल का मतलब है कि इसको करना क्या है बेसिकली। गोल का मतलब है इसको करना क्या है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कुछ नहीं सोच रहा, सिंपल इफ एल्स पे काम कर रहा है। मॉडल बेस सोच रहा है वर्ल्ड इवॉल्व किस तरह से हो रहा है, काम कर रहा है। लेकिन गोल बेस क्या है? गोल बेस एजेंट क्या कर रहा है? गोल बेस एजेंट जब भी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें, सारे काम वही कर रहा है जो मॉडल बेस कर रहा था, लेकिन इसके पास एक सवाल का और जवाब है। क्या सवाल का जवाब है? व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एन एक्शन ए। मतलब अगर मैं कोई एक्शन परफॉर्म करता हूं तो उसके बाद मैं कहां पर खड़ा होऊंगा और मुझे क्या फायदा होगा। इसका मतलब यह है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, अगर वो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पे काम कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो रुक जाएगा एक जगह पे। मॉडल बेस है, वो जगह से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन गोल बेस ये बोलेगा, जो मैं अब आपको समझा रहा हूं, गोल बेस क्या करेगा ये देखिएगा। ये देखें, ये वही वाली एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये एक बैरियर आ गया सामने,
फर्ज करें गोल बेस्ड को यहाँ जाना है, ये उसका घर है, यहाँ से वो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है यूं करके, थोड़ा सा मैंने इसको टिल्ट किया है। अब यहाँ पर आके बैरियर आ गया। फर्ज कर लें एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता फर्ज कर लें ये है। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। तो मॉडल बेस जो था, मॉडल बेस के दिमाग में कोई गोल नहीं था कि भाई मुझे कहां जाना है, बस उसकी मर्जी है, वो कहीं भी चला जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं। लेकिन ये जो गोल बेस है, गोल बेस्ड जब इस जगह पे फंसेगा, इस पॉइंट पे फंसेगा, तो वो बोलेगा भाई मुझे यहाँ से मूव करना है। अब पता चलेगा उसको मूव करने के यहाँ से 3 रास्ते, ए भी है, बी भी है और सी भी है। उसके दिमाग में सिर्फ क्या है कि मुझे इस जगह पे पहुंचना है जिसका नाम है जी, गोल। मुझे इस जगह पे पहुंचना है जो कि जी है। अब जो गोल बेस है, गोल बेस के दिमाग में क्या है, सिर्फ मुझे गोल पे पहुंचना है। तो गोल बेस ये नहीं करेगा कि बी से जाएगा या सी से, किसी से भी जा सकता है, बस उसको गोल पे पहुंचना है। गोल बेस के दिमाग में क्या है, गोल बेस एजेंट के दिमाग में ये कि मुझे आंसर मिल जाए। इसकी मिसाल मैंने आपको पिछली क्लास में दी थी कि एक बच्चा 2.5 घंटे में क्विज कर रहा है, एक बच्चा 5 घंटे में क्विज कर रहा है। तो अगर गोल बेस एजेंट होगा तो उसकी मर्जी, वो 2.5 घंटे में करे, 5 घंटे में, बस आंसर आना चाहिए। इज इट क्लियर? गोल बेस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलेंगे नहीं सर उसको तो 2.5 घंटे में करना चाहिए। अभी हम ये नहीं कर रहे। गोल बेस एजेंट के दिमाग में क्या है कि सिर्फ आंसर आ जाए। आप एक टैक्सी में बैठे, आपने बोला यार मुझे बस मेरे घर पहुंचा दो, अब वो टैक्सी वाला 10 घंटे में पहुंचाए या 10 मिनट में पहुंचाए, आपको इससे कंसर्न ही नहीं है। गोल बेस एजेंट अगर होगा तो, मतलब ऑप्टिमल पे काम नहीं करता गोल बेस एजेंट। वो काम करता है सिर्फ गोल उसके दिमाग में होता है। आप एक गेम खेल लें, एक गेम आपको 3 घंटे में आप वो गेम जीत रहे हैं, बस जीत जाओ। चेस खेल लें आप, 3 घंटे में जीते, 50 घंटे में जीते, आपको बस जीतना इंपॉर्टेंट है चेस के अंदर। लेकिन अगर आप ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें टाइम लिमिटेशन है, तो फिर गोल बेस एजेंट अच्छा नहीं है। फिर कौन सा एजेंट अच्छा है, वो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो गोल बेस एजेंट क्या होगा, वो हो सकता है ए से चला जाए, वो हो सकता है बी से चला जाए, वो हो सकता है सी से चला जाए। हमारे हाथ में नहीं है, बस वो कहीं से भी चला जाए लेकिन वो गोल पे पहुंचा देगा आपको। लेकिन अगर हम आखिरी एजेंट पढ़े, आखिरी एजेंट क्या है हमारे पास, वो कहलाता है यूटिलिटी बेस। यूटिलिटी बेस क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हो किसी चीज को। तो यूटिलिटी की अगर हम बात करें, तो यूटिलिटी बेस एजेंट क्या कर रहा है, यूटिलिटी बेस एजेंट ये कर रहा है कि आपको गोल पे भी पहुंचा रहा है और कम टाइम पे भी पहुंचा रहा है। ये देखिएगा, यहां तक कौन था, गोल बेस। what it will be like if I do an action A, what it will be like if I do an action A। लेकिन यूटिलिटी बेस क्या बोलेगा, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच ए स्टेट। मतलब है मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूं। जाहिर सी बात है हैप्पी का ताल्लुक किस चीज से, परफॉर्मेंस से। और परफॉर्मेंस क्या है, ज्यादा जल्दी पहुंचाना। तो यूटिलिटी की अगर डायग्राम में दोबारा एक्सप्लेन करूं आपको, फिर मैं आपको सारे एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, डिजिस्ट्रा हो गया, ए स्टार हो गया, ये सारे ऑप्टिमल है। हम आएंगे उस पर आएंगे, ठीक है। तो अगर इस जगह पे हम खड़े में, तो गोल बेस कहीं से भी जा सकता है, यूटिलिटी जाएगा बी से। यूटिलिटी कहां से जाएगा, बी से जाएगा, क्योंकि यहाँ से शॉर्टेस्ट है, ये पाथ शॉर्टेस्ट है। ये सी वाला थोड़ा सा लेंदी है एज कम्पेयर टू बी, और ए वाला तो है लेंदी। तो ये चूज करेगा किसको, बी को चूज करेगा। और यूटिलिटी वाला क्या करेगा, यूटिलिटी वाला बोलेगा कि भाई मुझे तो शॉर्टेस्ट पाथ ही चाहिए। अगर फर्स्ट करें एक ही रास्ता हो तो सब एक ही रास्ते को चूज करेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हो जो आपको घर पहुंचा सकते हैं, तो यूटिलिटी बोलेगा मुझे वो बेहतर ऑप्शन दो, सबसे बेहतर ऑप्शन दो। बेहतर क्या होगा, कम कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी, लर्निंग एजेंट क्या होते हैं, लर्निंग एजेंट वो होते हैं जो वर्क के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें, ठीक है। और परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या होते हैं, एक्सटर्नल एक्शंस हो सकते हैं। क्रिटिक टेल्स द लर्निंग एलिमेंट हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कंफर्ट। मतलब आपने ना अपने एजेंट को रन टाइम पे इस तरह से ट्रीट करना है कि वो बिहेवियर को अपने एडजस्ट कर सके। बस